भाजपा के राष्ट्रवाद की चर्चा इस समय हमारे देश की राजनीति में बहुत अधिक है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2022 ईस्वी में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रसंग में भाजपा के राष्ट्रवाद की जो चर्चा है वह बहुत मायने रखती है। इस संदर्भ में एक योगी का या साधु सन्यासी का मुख्यमंत्री बनना भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लोकतंत्र के लिए। और हमारे देश में जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी जो नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसके अनुसार यह देश चल रहा है, जिसमें कि मध्यम मार्गी मार्ग अपनाया गया है राजनीतिक क्षेत्र में भी और समाजवादी क्षेत्र में भी, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी जो मध्यम मार्गी मार्ग अपनाया गया है, तो इस आधुनिक भारतीय राष्ट्र के प्रसंग में भाजपा के राष्ट्रवाद की चर्चा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वहीं पर अयोध्या है, वहीं राम मंदिर के निर्माण का प्रसंग है और वहाँ का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक योगी को यानी साधु सन्यासी को बनाया गया है। तो क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे आधुनिक भारतीय राष्ट्र के लिए क्या यह एक शुभ संकेत है? यह वरदान है या अभिशाप है? हमें जानना होगा कि आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के अनुसार ही इस आधुनिक सशक्त एकीकृत भारत का निर्माण हुआ है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक खतरनाक युग में जी रहे हैं और इसमें सशक्त और एकीकृत लोग ही अपने को बनाए रख सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता को भी बचाए रख सकते हैं। तो आज जो हम ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र देख रहे हैं, जिसमें कि एक तरह से हम देखें तो राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि समाजवाद की जो अवधारणा है वह हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा विकसित की गई है और नेहरू की विचारधारा से लोकतांत्रिक समाजवाद विकसित हुआ है। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद में राष्ट्रवाद और समाजवाद एक साथ चलते हैं। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, क्या वह इस देश के अस्तित्व के लिए अच्छा है? हमें ये जान लेना चाहिए कि आधुनिक लोकतंत्र के आधार पर ही इस देश का एकीकरण हुआ है, आधुनिक युग में एकीकरण हुआ है। क्योंकि देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जितनी बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में, यानी उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद भी हम जितनी बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में आज इस भारत को देख रहे हैं, यह सैकड़ों वर्षों बाद यह स्थिति प्राप्त हुई है। तो सैकड़ों वर्षों बाद जो यह स्थिति प्राप्त हुई है, यह आधुनिक विचारधारा के अनुसार हुई है, आधुनिक लोकतंत्र के आधार पर हुई है। और हमें यह जान लेना चाहिए कि आधुनिक लोकतंत्र का जो विकास है, यह राजतंत्र और धर्मतंत्र से मानवता को मुक्त करके तब यह आधुनिक लोकतंत्र मिला है। यानी 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से जो लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हुई और जो कि एक लंबे संघर्ष के बाद 150-200 वर्षों के संघर्ष के बाद जो आधुनिक विश्व को यह लोकतंत्र प्राप्त हुआ है, यह लोकतंत्र राजतंत्र और धर्मतंत्र दोनों से ही मुक्त करके तब यह मिला है। धर्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन वास्तव में धर्म जो है अपने शुद्ध रूप में हमारे सामने नहीं आता है। सांप्रदायिक रूप में हमारे सामने सारी दुनिया में जो धर्म है वो आता है और उस धर्म तंत्र के आधार पर हम कभी भी आधुनिक लोकतंत्र का विकास नहीं कर सकते थे। जो आज हम दुनिया में भारत ही नहीं, अनेक जो सशक्त एकीकृत राज्यों को देख रहे हैं, यानी जो तमाम राष्ट्रों का जो हम एकीकरण देख रहे हैं, वह सब लोकतंत्र के आधार पर ही है। जो पहले की विचारधारा थी, यानी जो पुरातनपंथी विचारधारा थी, जिसको कि भगत सिंह पुरातनपंथी विचारधारा कहते हैं, पुरातनपंथी विचारधारा जिसमें राजाओं महाराजाओं का राज था, उस व्यवस्था के अंतर्गत इन देशों का एकीकरण नहीं हो सकता था। और भारत जैसे विविधता वाले देश का राजनीतिक एकीकरण, चाहे इसके बारे में विगत के इतिहास के बारे में चाहे बेशक तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जाएं, लेकिन वास्तव में इसका राजनीतिक एकीकरण जो है
वह आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के अनुसार ही हुआ है। विविधता में एकता का संदेश भी सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में हमने अंग्रेज़ों के विरुद्ध केवल एक राजनीतिक लड़ाई ही नहीं लड़ा, हमने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी लड़ा और हमने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र का यहाँ विकास किया। नेहरू ने जो है ऐसे लोकतंत्र का विकास किया जिसमें कि राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त न हो, और वही सामाजिक आर्थिक न्याय जो है प्रदान करने के लिए हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि समाजवाद का एक मध्यम मार्गी रूप जो है अपनाया गया है। और यह जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो राष्ट्रवाद है, यह वास्तव में यह पूंजीवाद का समर्थक है, क्योंकि धर्मतंत्र सदैव पूंजीवाद का समर्थक होता है। वह सामाजिक आर्थिक न्याय का विरोधी होता है। और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, जो बेरोजगारी के विरुद्ध तमाम युवाओं का आंदोलन चल रहा है, इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद की समर्थक है, क्योंकि धार्मिक विचारधारा वाला कोई भी राजनीतिक दल जो है वह पूंजीवाद का समर्थक होता है। तो अब हमारा ये देश बिना समाजवाद के नहीं चल सकता है। इस देश में तमाम गरीब लोग हैं, तमाम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी गरीब हैं, और इस प्रकार से यहाँ सामाजिक आर्थिक न्याय भी जरूरी है और राजनीतिक एकता भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की पुरातनपंथी विचारधारा हमारी राजनीतिक एकता को भी कायम नहीं रख सकती है, क्योंकि यह पुरातनपंथी विचारधारा फिर हमें 11वीं सदी के भारत में ले जाएगी। तो हमें इस आधुनिक सशक्त एकीकृत भारत को बचाने के लिए और इस देश में राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों की रक्षा करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की इस जो प्रतिगामी राष्ट्रवादी विचारधारा है, यानी जो प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद की जो ये धारणा है, इसका विरोध करना होगा। तभी इस देश में राष्ट्रवाद भी बचेगा और समाजवाद भी बचेगा।